गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने यूनिट नंबर 7 को कंप्लीट कर चुके हैं। इस सेशन में हम नेमरा सुंडा बुक के यूनिट नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। यूनिट नंबर 8 में पहला हेडिंग दिया है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। द टर्म एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स, यानी एग्रीकल्चर टर्म्स जो होता है वो 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें एकर का मतलब होता है सॉइल एंड कल्टीवेशन का मतलब होता है कल्चरा मीन्स होता है कल्टीवेशन, हेंस कल्टीवेशन ऑफ सॉइल दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हेडिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को ही इको फार्मिंग के नाम से जाना जाता है, यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को ही इको फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और इको फार्मिंग। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज वन विच मेक्स ऑफ यूज ऑफ लो कास्ट इनपुट्स, लोअर अमाउंट्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड इकोलॉजिकल हार्मोनी। यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज वन विच मेक्स ऑफ यूज ऑफ लो, यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वह एग्रीकल्चर है जिसमें लो कास्ट इनपुट्स का प्रयोग किया जाता है, लो अमाउंट वाले केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज किया जाता है, और मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी जिसके द्वारा सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है और इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वह भी बना रहता है। तो उसी को हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और इको फार्मिंग्स। इट इज आल्सो नोन एज इकोलॉजिकल फार्मिंग्स और नेचुरल फार्मिंग्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग्स और पर्माकल्चर। यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को ही इकोलॉजिकल फार्मिंग, इको फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और पर्माकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हेडिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसी को हम लैंड रोटेशन कल्टीवेशन या फिर इसी को हम झूमिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही लैंड रोटेशन कल्टीवेशन कहते हैं। लैंड रोटेशन कल्टीवेशन को ही हम झूमिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन। द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल इज लास्ट ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ सेम क्रॉप जनरली राइस इन द सेम फॉरेस्ट लैंड ईयर आफ्टर ईयर, हेंस द क्रॉप इज शिफ्टेड टू अदर बर्न्ड लैंड्स। यानी कि द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल, यानी सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है यह एक ही फसल को लगातार फील्ड में उगाने से सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। यानी प्रत्येक वर्ष, यानी ईयर बाय ईयर, प्रत्येक वर्ष जब एक ही प्रकार के फॉरेस्ट लैंड में एक ही प्रकार के फसलों को उगाते हैं, जैसे राइस को ही बार बार लगाते हैं, तो इस प्रकार के कल्टीवेशन से जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। इस कल्टीवेशन को ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लैंड रोटेशन कल्टीवेशन या फिर इसी को झूमिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है कि क्रॉप इज शिफ्टेड टू अदर बर्न्ड लैंड्स, यानी जिस फसल पर, यानी जिस भूमि से फसल ले लिया जाता है उस भूमि को फिर जला दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इट काजेज सॉइल इरोजन। यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर लैंड रोटेशन कल्टीवेशन या फिर झूमिंग कल्टीवेशन से सॉइल इरोजन ज़्यादातर देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन झारखंड, मध्य प्रदेश, हिली एरियाज ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन झारखंड में किया जाता है, मध्य प्रदेश में किया जाता है, और भारत के जो पहाड़ी नॉर्दर्न स्टेट्स है, यानी पहाड़ी नॉर्दर्न स्टेट्स है, वहाँ के क्षेत्रों पर ज़्यादातर अपनाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज रिस्पॉन्स फार्मिंग। अगला हेडिंग है रिस्पॉन्स फार्मिंग। डिस्कस अबाउट रिस्पॉन्स फार्मिंग। रिस्पॉन्स फार्मिंग का मतलब क्या होता है? स्टीवर्ट इन 1988 coined the term based on analysis of weather data। यानी weather data के एनालिसिस के आधार पर स्टीवर्ट नामक साइंटिस्ट ने 1988 ईस्वी में रिस्पॉन्स फार्मिंग टर्म को दिया था। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू रिस्पॉन्स फार्मिंग। इट रिफर्स द प्रिडिक्शन ऑफ मानसून सीजन रेनफॉल बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ weather data ऑफ प्री मानसून पीरियड एंड मैनेजिंग क्रॉप अकॉर्डिंगली। यानी कि
Response farming refers to the prediction of monsoon season based on analysis of weather data of pre-monsoon period and damaging crop accordingly। यानी कि फसल के आधार पर मैनेजिंग क्रॉप्स फसल के आधार पर मैनेज करना प्री मानसून यानी कि मानसून से पहले ही वेदर के डाटा के एनालिसिस के आधार पर जब हम मानसून सीजन का प्रिडिक्शन करते हैं तो इस प्रकार की फार्मिंग को ही रिस्पॉन्स फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज प्रेसिजन फार्मिंग, इसी को साइट स्पेसिफिक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कल्टीवेशन है आपका, नेक्स्ट फार्मिंग है आपका प्रिसीजन फार्मिंग को ही हम साइट स्पेसिफिक फार्मिंग के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू प्रिसीजन फार्मिंग और साइट स्पेसिफिक फार्मिंग, द टारगेट स्पेसिफिक यूज ऑफ इनपुट्स, यानी इसमें जो इनपुट्स होते हैं उसका टारगेट स्पेसिफिक यूज किया जाता है। यानी कि इसमें जो इनपुट्स होते हैं उसका टारगेट स्पेसिफिक यूज किया जाता है, जैसे सीड्स हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, एक्सेट्रा फॉर प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू क्रॉप रिक्वायरमेंट ऑन लोकलाइज्ड बेसिस, यानी लोकलाइज्ड बेसिस पर फसल की आवश्यकता के आधार पर जब हम फसल का उत्पादन करते हैं तो उसी को हम प्रेसिजन फार्मिंग करते हैं। और इसमें टारगेट स्पेसिफिक इनपुट्स का यूज किया जाता है, यानी प्रेसिजन फार्मिंग में टारगेट स्पेसिफिक इनपुट्स का यूज किया जाता है जिसके अंतर्गत सीड्स होता है, फर्टिलाइजर्स होता है, पेस्टिसाइड्स होता है। नेक्स्ट हेडिंग एडवांटेज ऑफ प्रेसिजन फार्मिंग, यानी प्रेसिजन फार्मिंग का लाभ क्या होता है, तो मिनिमाइज द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। सेकेंड पॉइंट मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखना प्रेसिजन फार्मिंग का लाभ होता है। थर्ड पॉइंट कंजर्व रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए प्रेसिजन फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हेडिंग आइडियोटाइप, नेक्स्ट हेडिंग इज आइडियोटाइप को ही मॉडल प्लांट के नाम से जाना जाता है। आइडियोटाइप को ही मॉडल प्लांट के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू आइडियोटाइप, द कंसेप्ट ऑफ आइडियोटाइप वाज गिवन बाय डोनाल्ड इन 1968, यानी सीएम डोनाल्ड के द्वारा 1968 ईस्वी में आइडियोटाइप कंसेप्ट को सर्वप्रथम दिया गया था। सेकेंड पॉइंट, द सिंगल प्लांट वुड गिव द बेटर रिजल्ट इन ए ग्रुप व्हेन द क्रॉप हैज ए लिस्ट कंपटीशन विथ द सेम टाइप ऑफ द क्रॉप्स, यानी सिंगल प्लांट वुड गिव द बेटर रिजल्ट, यानी कि जो सिंगल प्लांट्स होते हैं वह आइडियोटाइप में अच्छा रिजल्ट देते हैं, यानी ग्रुप की अपेक्षा। व्हेन द क्रॉप हैज़ एट लीस्ट कंपटीशन, और फसल में जब कंपटीशन भी कम रहता है उसके साथ ही एक ही प्रकार की फसल जब होते हैं तो उसमें आइडियोटाइप अच्छा रिजल्ट देता है। यानी कि एक ही प्रकार के फसल के साथ साथ जब क्रॉप्स के बीच में कंपटीशन कम होता है तो उस समय ग्रुप की अपेक्षा सिंगल प्लांट्स जो होते हैं वो अच्छा रिजल्ट देते हैं इन केस ऑफ आइडियोटाइप्स। थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू आइडियोटाइप्स, आइडियोटाइप इज द मॉडल प्लांट, यानी कि आइडियोटाइप जो होता है वो मॉडल प्लांट के रूप में जाना जाता है। विच में बी डिफाइंड एज बायोलॉजिकल मॉडल, यानी इसी को हम बायोलॉजिकल मॉडल के रूप में भी परिभाषित करते हैं। विच इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म or behave in a predictable manner within a definite environment. Next heading terraforming. Next heading is terraforming. First point related to terraforming, to develop the Mars planet according to the Earth environment is called terraforming, यानी कि अर्थ इन्वायरमेंट के आधार पर मार्स प्लेनेट को विकसित करना ही टेराफार्मिंग कहलाता है। यानी कि पृथ्वी के पर्यावरण के आधार पर मंगल ग्रह को विकसित करना ही टेराफार्मिंग कहलाता है। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू टेराफार्मिंग, एट प्रेजेंट बैक्टीरिया एंड प्लांट्स आर बीइंग डेवलप्ड बाय क्रिएटिंग द इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ मार्स ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी के मार्स ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी के मंगल फिर से एट प्रेजेंट बैक्टीरिया एंड प्लांट्स आर बीइंग डेवलप्ड बाय क्रिएटिंग द इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऑफ मार्स ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पर मंगल की कंडीशंस, यानी क्रिएटिंग द इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ मार्स
ऑन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर इन्वायरमेंटल कंडीशन को प्रोड्यूस करके वहाँ पर बैक्टीरिया एंड प्लांट्स के द्वारा वर्तमान समय में बैक्टीरिया एंड प्लांट्स के द्वारा पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर इन्वायरमेंटल कंडीशंस देकर प्रोड्यूस डेवलप्ड करना टेराफार्मिंग कहलाता है। यानी मंगल ग्रह पर बैक्टीरिया एंड प्लांट्स की सहायता से उस पर इन्वायरमेंटल कंडीशन को उत्पन्न करके फसलों का कल्टीवेशन करना ही क्या कहलाता है, तो टेराफार्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू हाइड्रोपोनिक्स, ग्रोविंग ऑफ प्लांट्स अंडर सॉइललेस कंडीशन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। यानी सॉइललेस कंडीशन के अंतर्गत जब हम फसलों को उगाते हैं, यानी सॉइललेस कंडीशंस के अंतर्गत जब हम फसलों को उगाते हैं तो उसी को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्यूशन कल्चर इज बीइंग यूज्ड फॉर रेजिंग फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स एट होम्स। यानी घर पर फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स को उगाने के लिए जब हम सॉल्यूशन कल्चर का प्रयोग करते हैं तो उसी को हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। यानी घर पर ही जब हम फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स को उगाने के लिए सॉल्यूशन कल्चर का प्रयोग करते हैं तो उसी को हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज रिस्पांस कर्व, डिस्कस अबाउट रिस्पांस कर्व। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू रिस्पांस कर्व सजेस्टेड बाय हॉलीडे इन 1960। सन 1960 ईस्वी में हॉलीडे नामक साइंटिस्ट के द्वारा रिस्पांस कर्व को सजेस्ट किया गया था। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू रिस्पांस कर्व, द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट पॉपुलेशन एंड यील्ड। यानी कि पौधे की जनसंख्या और उसके उपज के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसी को हम रिस्पांस कर्व कहते हैं। फिर से, द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट पॉपुलेशन एंड यील्ड, यानी प्लांट पॉपुलेशन और यील्ड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसी को रिस्पांस कर्व के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं रिस्पांस कर्व का। तो टू टाइप्स ऑफ रिस्पांस कर्व, यानी रिस्पांस कर्व कितने प्रकार का होता है? तो रिस्पांस कर्व जो होता है वो दो प्रकार का होता है। रिस्पांस कर्व कितने प्रकार का होता है? तो रिस्पांस कर्व जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला रिस्पांस कर्व है, पहले नंबर का रिस्पांस कर्व क्या है? तो पहले नंबर का रिस्पांस कर्व है एसिम्प्टोटिक रिस्पांस कर्व। पहले नंबर का रिस्पांस कर्व क्या है? तो एसिम्प्टोटिक रिस्पांस कर्व है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू एसिम्प्टोटिक रिस्पांस कर्व, वेयर इंटायर ड्राई मैटर इज इकोनॉमिक प्रोडक्ट एज इन द केस ऑफ फॉडर क्रॉप्स आर मोस्ट ऑफ ड्राई मैटर एज इन टोबैको। यानी वेयर इंटायर ड्राई मैटर, मतलब जहाँ पर संपूर्ण ड्राई मैटर जो होता है वो इकोनॉमिक प्रोडक्ट के रूप में होता है, जो कि फॉडर क्रॉप्स के बीच, यानी फॉडर क्रॉप्स के रूप में फॉडर क्रॉप्स के केस में जब इकोनॉमिक प्रोडक्ट संपूर्ण ड्राई मैटर के रूप में होता है, यानी जहाँ पर फॉडर क्रॉप्स के केस में पूरा इकोनॉमिक प्रोडक्ट ड्राई मैटर के रूप में होता है तो उसी को हम एसिम्प्टोटिक रिस्पांस कर्व के नाम से जानते हैं। आर मोस्ट ऑफ ड्राई मैटर एज इन टोबैको, जैसे टोबैको में मोस्ट सर्वाधिक ड्राई मैटर देखने को मिलता है तो उसी को एसिम्प्टोटिक रिस्पांस कर्व के नाम से जानते हैं। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू एसिम्प्टोटिक रिस्पांस कर्व, इट मीन्स इंक्रीज प्लांट डेंसिटी विथ इंक्रीज यील्ड। यानी कि एसिम्प्टोटिक रिस्पांस कर्व का मतलब होता है प्लांट की डेंसिटी के साथ साथ यील्ड बढ़ता है, यानी कि इंक्रीज प्लांट डेंसिटी विथ इंक्रीज यील्ड। यानी कि एसिम्प्टोटिक रिस्पांस कर्व का मतलब होता है जब प्लांट की डेंसिटी इंक्रीज होता है तो उसी के साथ साथ प्लांट की यील्ड भी जो होता है वो इंक्रीज होता है। जैसे सीरियल क्रॉप्स में होता है फॉर फॉडर क्रॉप्स, यानी सीरियल क्रॉप्स फॉर फॉडर क्रॉप्स, यानी सीरियल क्रॉप्स के साथ फॉडर क्रॉप्स के लिए सीरियल क्रॉप्स। दूसरे नंबर का रिस्पांस कर्व होता है पैराबोलिक रिस्पांस कर्व। दूसरे नंबर का जो रिस्पांस कर्व होता है वो आपका पैराबोलिक रिस्पांस कर्व होता है। आफ्टर रीचिंग ए लेवल इंक्रीज प्लांट डेंसिटी विथ डिक्रीज यील्ड, यानी कि जब एक लेवल तक प्लांट की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और यील्ड डिक्रीज होने लगता है और उसके साथ ही साथ यील्ड डिक्रीज होने लगता है, इन ब्रैकेट वाइड स्पेस बिटवीन प्लांट सीरियल्स आर पल्स फॉर ग्रेन पर्पज, यानी ग्रेन पर्पज के लिए पल्स हो चाहे सीरियल प्लांट्स हो, उन दोनों के बीच में जब ज़्यादा स्पेस देखने को मिलता है तो उसी को हम पैराबोलिक रिस्पांस कर्व के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए क्लोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, यानी इनपुट और आउटपुट के बीच में जो सब बहुत ही ज़्यादा निकटतम रिलेशनशिप होता है या फिर बहुत ही ज़्यादा जो निकटतम रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, तो क्वाड्रेटिक रिस्पांस y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, यानी क्वाड्रेटिक रिस्पांस y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, लाइनियर रिस्पांस y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, मिस्करलीज इक्वेशन y इक्वल टू y प्लस a इन ब्रैकेट 1 माइनस 10 के पावर माइनस के एक्स ब्रैकेट क्लोज, आर y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू इन ब्रैकेट a माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज के पावर c। नेक्स्ट चैप्टर है इज जीरो डिलेज। डिस्कस अबाउट जीरो डिलेज। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू जीरो डिलेज। फादर ऑफ जीरो डिलेज गबलर बी ट्रिपलेट्स, जो कि यूएसए से थे 1950 ईस्वी में, यानी कि जीरो डिलेज किसने विकसित किया था, तो जीरो डिलेज सन 1950 ईस्वी में यूएसए के रहने वाले जीबी ट्रिपलेट, जिसका पूरा नाम गबलर बी ट्रिपलेट था, इन्होंने ही जीरो डिलेज का आविष्कार किया था। इसीलिए जीरो डिलेज का पिता जेबी ट्रिपलेट को ही कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू जीरो डिलेज। प्राइमरी डिलेज कम्प्लीटली अवॉइडेड, यानी जीरो डिलेज में जो प्राइमरी डिलेज होता है उसको पूरी तरह से अवॉइड कर दिया जाता है या फिर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू जीरो डिलेज। सेकेंडरी डिलेज रिस्ट्रिक्टेड टू सीड बेड प्रिपरेशन इन द रो जोन ओनली। केवल रो जोन में सीड बेड के प्रिपरेशन के समय सेकेंडरी डिलेज को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, यानी सेकेंडरी डिलेज रिस्ट्रिक्टेड टू सीड बीट प्रिपरेशन, यानी सीड बीट प्रिपरेशन के समय सेकेंडरी डिलेज को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है इन द रो जोन ओनली, केवल रो जोन ओनली में, यानी केवल रो जोन में सीड बीट प्रिपरेशन के समय सेकेंडरी डिलेज को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कीप्स 50 to 100% ऑफ रेजिड्यू ऑन अर्थ सरफेस, यानी जीरो डिलेज में 50 से 100% तक जो क्रॉप रेजिड्यू होता है वो सॉइल सरफेस पे देखने को मिलता है, यानी कीप्स 50 से 100% ऑफ रेजिड्यू ऑन सॉइल सरफेस, यानी सॉइल सरफेस पर 50 से लेके 100% तक जो फसल अवशेष होता है वह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर सोविंग हर्बिसाइड पैराक्वेट ग्लाइफोसेट आर यूज्ड फॉर बीट कंट्रोल। बिफोर सोविंग यानी कि बुआई से पहले ही फील्ड में बीट कंट्रोल के लिए पैराक्वेट और ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड का प्रयोग कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, टील प्लांटिंग इज अडॉप्टेड, यानी कि जीरो डिलेज में टील प्लांटिंग का अडॉप्ट किया जाता है, टील प्लांटिंग को अडॉप्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, टील प्लांटिंग क्या होता है, इट इज प्रैक्टिस्ड इन जीरो डिलेज इंक्लूडिंग 4 ऑपरेशंस, यानी कि जीरो डिलेज में 4 तरह का ऑपरेशंस को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि इट इज द प्रैक्टिस इन जीरो डिलेज इंक्लूडिंग 4 ऑपरेशन, यानी जीरो डिलेज में जो चार ऑपरेशंस को प्रैक्टिस किया जाता है, यानी जीरो डिलेज में 4 तरह के ऑपरेशंस को प्रैक्टिस किया जाता है। कौन कौन सा ऑपरेशन है, तो पहले नंबर पे आपका है क्लीनिंग द क्रॉप रो, यानी फसल की जो पत्तियां हैं उसको पहले साफ किया जाता है। दूसरे नंबर पे ओपनिंग द सॉइल फॉर सीड इंसर्शन, यानी सीड के इंसर्शन के लिए सॉइल को खोलना, यानी कि सीड को बोने के लिए सॉइल को खोलना। तीसरा ऑपरेशन होता है प्लेसिंग ऑफ सीड, इसके बाद तीसरे नंबर पे सीड को वहाँ पर लगा दिया जाता है या फिर बो दिया जाता है। चौथे नंबर पे आपका आता है कवरिंग द सीड, इसके बाद मिट्टी को ढक दिया जाता है, यानी फिर से क्लीनिंग द क्रॉप रो, यानी कि फसल की पत्तियों को पहले साफ किया जाता है, फिर उसके बाद सीड को बोने के लिए सॉइल को वहाँ पर खोला जाता है, फिर तीसरे नंबर पे वहाँ पर सीड को बो दिया जाता है, फिर चौथे नंबर पे सीड को मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। यही होता है क्या, तो टील प्लांटिंग में 4 ऑपरेशन इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू जीरो डिलेज। These functions are accomplished in one डिलेज ऑपरेशंस, यानी एक डिलेज ऑपरेशंस में यही चार फंक्शंस जो होते हैं वो, यानी एक डिलेज ऑपरेशंस में यही 4 प्रकार के कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, मिनिमम डिलेज। डिस्कस अबाउट मिनिमम डिलेज। मिनिमम डिलेज क्या होता है,
तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज, डिस्कस अबाउट मिनिमम टिलेज। First point related to minimum tillage can be defined as a method aimed at reducing tillage to the minimum necessary for ensuring a good seedbed, a rapid germination, satisfactory crop stand, and favorable growing conditions. Minimum tillage can be defined as a method aimed at reducing tillage to the minimum necessary for ensuring a good seedbed, rapid germination, satisfactory crop stand and favorable growing conditions। यानी मिनिमम टिलेज को रिड्यूसिंग टिलेज के उद्देश्य से किया जाता है। टू द मिनिमम नेसेसरी फॉर इंश्योरिंग ए गुड सीड बेड, यानी एक अच्छे सीड बेड को इंश्योर करने के लिए मिनिमम नेसेसरी की आवश्यकता मिनिमम आवश्यकता होती है। रैपिड जर्मिनेशंस के लिए किया जाता है, यानी मिनिमम टिलेज गुड अच्छे सीड बेड के प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। जर्मिनेशन गुड रैपिड यानी शीघ्र जर्मिनेशन के लिए किया जाता है। सेटिस्फैक्टरी क्रॉप स्टैंड यानी कि फसल जो है वो संतुष्ट रूप से या फिर सेटिस्फैक्टरी रूप से स्टैंड रहने के लिए किया जाता है। फेवरेबल ग्रोविंग कंडीशंस यानी कि क्रॉप्स को फेवरेबल ग्रोविंग कंडीशंस देने के लिए मिनिमम टिलेज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मिनिमम टिलेज started in USA because of high cost of tillage due to steep rise in oil price in 1974। यानी मिनिमम टिलेज को कहाँ पर स्टार्ट किया गया था? तो मिनिमम टिलेज को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्टार्ट किया गया था। बिकॉज ऑफ हाई कास्ट ऑफ टिलेज, जहाँ पर क्योंकि टिलेज का कास्ट बहुत ज़्यादा होता है। ड्यू टू स्टीप राइज इन ऑयल प्राइस इन 1974, यानी 1974 ईस्वी में तेल की कीमत बढ़ने के कारण जो टिलेज के लिए कास्ट की अधिकता के कारण ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मिनिमम टिलेज को लाया गया था। यानी 1974 ईस्वी में तेल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण टिलेज के कास्ट को कम करने के लिए, यानी टिलेज का जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा आता था, उसी के लिए जो है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने मिनिमम टिलेज को स्टार्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट, टिलेज ऑपरेशन इज डन ओनली फॉर सीड बेड प्रिपरेशन, यानी मिनिमम टिलेज का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो टिलेज ऑपरेशन इज ओनली फॉर सीड बेड प्रिपरेशन, यानी कि मिनिमम टिलेज में सीड बेड प्रिपरेशंस के लिए केवल टिलेज ऑपरेशन किया जाता है, यानी कि मिनिमम टिलेज में केवल सीड बेड प्रिपरेशंस के लिए ही टिलेज ऑपरेशंस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम टिलेज में क्रॉप रेजिड्यू सॉइल सरफेस पे कितना होता है? तो 30 से 50% होता है। यानी मिनिमम टिलेज में सॉइल सरफेस पे जो क्रॉप रेजिड्यू पाया जाता है वो 30 से 50% पाया जाता है, जबकि जीरो टिलेज में कितना पाया जाता है? तो 50 से 100% तक इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इम्प्रूव्स सॉइल कंडीशंस ड्यू टू इन सितु डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेजिड्यू, यानी प्लांट के अवशेष को, यानी इट इम्प्रूव्स सॉइल कंडीशंस, यानी कि मिनिमम टिलेज से सॉइल की कंडीशंस जो होती है वो इम्प्रूव्स होती है। किस लिए इम्प्रूव होती है? ड्यू टू इन सितु डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेजिड्यू, क्योंकि जहाँ पर फसल अवशेष रहता है उसे वहीं पर डिकम्पोज कर दिया जाता है, इसीलिए सॉइल की कंडीशन जो होती है वो इम्प्रूव होती है मिनिमम टिलेज में। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मिनिमम टिलेज, वीड कंट्रोल कैन बी डन बाय हर्बिसाइड, यानी मिनिमम टिलेज में हर्बिसाइड के द्वारा ही वीड कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट हेडिंग इज ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट हेडिंग इज ग्लोबल वार्मिंग। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, सरफेस ऑफ द अर्थ इज वार्म फ्रॉम सन हीट, यानी कि सूर्य की किरणों से जब सरफेस का, यानी अर्थ का जब सरफेस
गर्म होता है तो उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। फिर से सूर्य की किरणों से या फिर सूर्य के तापमान से जब पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है तो उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ सन एनर्जी बट रिफ्लेक्ट बैक सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी पृथ्वी की सतह पर बहुत सारे प्रकार के जो एनर्जी होते हैं, सन एनर्जी जो होते हैं वो, यानी अर्थ एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ सन एनर्जी बट रिफ्लेक्ट्स बैक सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस, यानी पृथ्वी की सतह पर सूर्य के द्वारा बहुत सारे एनर्जी जो होते हैं वो ऑब्जॉर्ब होता है, लेकिन यहाँ पृथ्वी की सतह से फिर ऊपर की तरफ केवल कुछ ही प्रकार की एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट हो पाती है, फिर वापस जा पाती है, जिसके जो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस के ऊपर के रूप में ऊपर जाती है। तो इसी के कारण जो होता है ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेजर ग्रीन हाउस गैसेस, वो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन से गैस रिस्पॉन्सिबल होता है? तो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, कितना 55%। दूसरे नंबर पर आपका मीथेन होता है, कितना 25%। तीसरे नंबर पर आपका CFC होता है 11%। तीसरे नंबर पर आपका चौथे नंबर पर आपका नाइट्रस ऑक्साइड चौथे नंबर का नाइट्रस ऑक्साइड होता है जो कि कितना परसेंटेज होता है? तो 4% है। नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला होता है N2O, यानी 55% पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन 25% के साथ होता है, CFC 11% के साथ होता है और नाइट्रस ऑक्साइड 4% के साथ होता है। यही चार जो होते हैं मेजर ग्रीन हाउस गैसेज के रूप में जाना जाता है। CMCN इसके लिए ट्रिक है क्या? CMCN। Next question is, these gases are present in atmosphere, यानी ये ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यही ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में उपस्थित रहते हैं। ट्रांसमिट द इंफ्रारेड रेडिएशंस एंड रिफ्लेक्ट बैक टू द अर्थ, और यह ट्रांसमिट होते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस के रूप में, यानी कि यही चारों गैसेज जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रांसमिट करते हैं एंड रिफ्लेक्ट बैक टू द अर्थ, जो कि फिर पृथ्वी की सतह पर जो है वो चला जाता है, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, यानी कि वो सन पर फिर रिफ्लेक्ट ना हो पाने के कारण फिर यहीं वापस चला आता है पृथ्वी पर, जिसके कारण पृथ्वी की सतह जो होती है वो गर्म हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, दिस रिफ्लेक्टिव एनर्जी फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड कीप्स इट्स वार्मर, और यही एनर्जी जो होती है यानी इंफ्रारेड रेडिएशंस वापस नहीं जा पाने के कारण फिर वह वापस पृथ्वी की सतह पर चला आता है, जिसके कारण सॉइल का सरफेस जो होता है वो गर्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्लोबल वार्मिंग को ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, सरफेस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, यानी ग्रीन हाउस गैसेस का सोर्स कौन कौन सा होता है? तो फर्स्ट पॉइंट, इन डेवलप्ड कंट्री, यानी कि जो विकसित देश हैं वहाँ पर इमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज कंटेन CFC, यानी कि इन डेवलप्ड कंट्री यानी कि जो विकसित देश हैं वहाँ पर ऑटोमोबाइल्स और फैक्ट्री से जो CFC का इस इमिशन होता है या CFC का जो इमिशन होता है या फिर निकलता है, उसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, यानी कि विकसित देशों में CFC के कारण जो कि ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्री से इसका उत्सर्जन होता है उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन डेवलपिंग कंट्री, यानी कि एक तो होता है आपका डेवलप्ड यानी विकसित कंट्री, दूसरा आपका विकासशील देश, यानी कि इन डेवलपिंग कंट्री यानी विकासशील देशों में डिफॉरेस्टेशन केसेस राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, मीथेन गैस फ्रॉम पैडी फील्ड्स, लाइव स्टॉक एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर, यानी कि विकासशील देशों में डिफोरेस्टेशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है और पैडी फील्ड से मीथेन का लेवल बढ़ रहा है, और पैडी फील्ड से और लाइव स्टॉक यानी पैडी फील्ड और लाइव स्टॉक से मीथेन गैस जो होता है वो बढ़ रहा है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो है जिसे हम N2O के नाम से जानते हैं, यह नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर के कारण इनका कंटेंस या फिर इनकी मात्रा बढ़ रही है। नेक्स्ट हेडिंग, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन वर्ल्ड एंड एग्रीकल्चर, यानी विश्व वर्ल्ड एंड एग्रीकल्चर
इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन वर्ल्ड एंड एग्रीकल्चर, यानी ग्लोबल वार्मिंग का विश्व और कृषि पर प्रभाव, यानी ग्लोबल वार्मिंग का विश्व पर और कृषि पर क्या क्या प्रभाव है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू, फिर से गलत दिया है हेडिंग, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन वर्ल्ड एंड इंडियन एग्रीकल्चर, यानी ग्लोबल वार्मिंग का विश्व और भारतीय कृषि पर प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन वर्ल्ड एंड इंडियन एग्रीकल्चर, इंक्रीज ओवरऑल टेम्परेचर ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी का जो तापमान है वो पूरी तरह से बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज ओवरऑल टेम्परेचर ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी की सतह पर टेम्परेचर जो होता है वो पूरी तरह से बढ़ जाता है। किसके कारण? तो अर्थ सरफेस, एग्जांपल के तौर पे अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज्ड 1.4 फ़ारेनहाइट इन सेंचुरी, इट हैज़ बीन फोरकास्टेड दैट 5 डिग्री विल राइज इन नेक्स्ट सेंचुरी, यानी इंक्रीज ओवरऑल टेम्परेचर ऑन अर्थ यानी पृथ्वी की सतह पर ओवरऑल टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे पृथ्वी की सतह पर जो टेम्परेचर होता है पहले वर्ष में, यानी पहले शताब्दी में 1.4 फ़ारेनहाइट जो होता है वो इंक्रीज होता है। फिर दूसरे शताब्दी में जो होता है वो 5 फ़ारेनहाइट जो होता है वो 5 फ़ारेनहाइट डिग्री बढ़ जाता है, यानी पहले शताब्दी में 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और दूसरे शताब्दी में 5 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, काजेज चेंज इन क्लाइमेट ट्रेमेडियसली, यानी काजेज चेंज इन क्लाइमेट ट्रेमेंडियसली, यानी कि क्लाइमेट चेंज जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिजल्ट इन मेल्टिंग ऑफ आइस इन पोलर रीजन, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में जो आइस का मेल्टिंग होता है वो इसी के परिणाम स्वरूप देखने को मिलता है, यानी कि पोलर रीजन में या फिर ध्रुवीय क्षेत्रों में या फिर पोलर रीजन में जो आइस का मेल्टिंग हो रहा है यह ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज सी लेवल रिजल्टिंग इन सबमर्जिंग ऑफ कोस्टल एरियाज, मतलब कि क्षेत्रीय यानी कि समुद्र के तटीय एरिया में सबमर्जिंग ऑफ कोस्टल एरिया, यानी समुद्र का तटीय एरिया पानी से भर जाता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी सी का जो है लेवल बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो तटीय क्षेत्र होते हैं वो पानी से पूरी तरह से भर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ड्राट इन वार्मर रीजन, यानी कि गर्म क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्म क्षेत्रों में सूखा भी पड़ जाता है। दूसरे नंबर का सब्जेक्ट है यानी जनरल एग्रीकल्चर। पहले टॉपिक में हमने पहले सेशन यानी प्रीवियस 10 पार्ट में हमने पूरा कंप्लीट जनरल एग्रीकल्चर डिस्कस कर चुके हैं। अब इस सेशन में हम दूसरे नंबर का सब्जेक्ट जो कि एग्रोनॉमी से संबंधित है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम एग्रोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।